दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके लिए आपके बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे। चल झूठा। द अनहोली, जो कि इसी साल 2021 में रिलीज होने वाली एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है इवान स्पीलियोटोपुलस ने। आई होप कि मैंने अच्छा प्रोनाउंस किया हो। ये फिल्म बेस्ड है 1983 में पब्लिश होने वाले एक नॉवल पर जिसे लिखा है जेम्स हर्बर्ट ने। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे एंड तक जरूर देखिए। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। मूवी की शुरुआत होती है एक औरत की मौत को दिखाते हुए, जिसे एक बक्से में बंद करके कुछ लोग जला रहे थे। और इन लोगों की बातों से मालूम होता है कि वो इस औरत को एक चुड़ैल साबित करके मारना चाहते हैं। इस औरत को एक दरख्त से लटकाकर जिंदा जला दिया जाता है और मरने पर इसकी स्पिरिट एक डॉल की बॉडी से बाउंड हो जाती है। ये वाकया 1845 का था। बहुत बरसों के बाद मूवी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम एक गैरी फैन नामी जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि अजीबोगरीब चीज़ों की रिपोर्टिंग का काम करता है। इसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट इसे बोस्टन शहर तक ले आता है क्योंकि इसे इत्तला मिली थी कि यहाँ के जानवर किसी अननोन एक्टिविटी की वजह से मारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने पर इस इलाके के एक देहाती से मालूम पड़ता है कि ये बस किसी तरह का प्रैंक है। यहाँ से जैसे ही गैरी लौटने लगता है तो उसे एक बेजान से दरख्त के पास एक डॉल मिलती है। ये वही डॉल थी जिसे हमने मूवी की ओपनिंग में देखा था और ये दरख्त भी वही दरख्त है जिस पर लटका कर उस औरत को जिंदा जला दिया गया था। और हैरत की बात तो ये है कि इतने सालों के बाद भी ये दरख्त ऐसे ही खड़ा है। कहने का मतलब ये है कि इस बेजान दरख्त को कोई काट भी सकता था या किसी आंधी तूफान में गिर भी सकता था, लेकिन नहीं। गैरी एकदम लापरवाह सा होकर इस डॉल को तोड़ देता है, जिससे इस बरसों पहले मरी हुई औरत की स्पिरिट आज़ाद हो जाती है। कुछ देर के बाद जब गैरी शाम को ड्राइव करके वापस जा रहा होता है तो एक लम्हे के लिए उसका ध्यान रास्ते से हटता है और अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे बचाते हुए गैरी की गाड़ी टकरा जाती है। गैरी देखता है कि वो लड़की उसी बेजान दरख्त की तरफ जा रही होती है जहां उसे वो डॉल मिली थी। गैरी वहां तक उस लड़की का पीछा करता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि वो लड़की उस दरख्त के सामने प्रेयर करते हुए कुछ बोल रही होती है, जिसके थोड़ी देर के बाद वो वहां गिर जाती है। गैरी उसे उठाकर करीब ही एक चर्च में ले जाता है, जहां उसे मालूम होता है कि इस लड़की का नाम एलिस है और वो एक गूंगी बहरी लड़की है जो कभी बोल ही नहीं पाती थी, लेकिन अब वो एकदम ठीक बोल और सुन पा रही थी। गैरी फैसला करता है कि वो इसी टाउन में कुछ दिन के लिए रुकेगा और इस वाक़े के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, ये मालूम करने के लिए कि हो क्या रहा है, क्या ये बात सच्ची है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। अगले दिन टाउन के चर्च में सब लोग जमा होते हैं, जहां एलिस टाउन के सब लोगों को एलानिया तौर पर बताती है कि इसका इलाज वर्जिन मैरी ने किया है, जिसकी वजह से वो अब बोल और सुन पा रही है। सब लोग उसकी इस बात से काफ़ी हैरान हो जाते हैं। एलिस सब लोगों को इकट्ठा करके उसी दरख्त के पास ले जाती है, जहां वो सबके सामने इस दरख्त के आगे प्रे करती है और उन्हीं लोगों में मौजूद एक अपाहिज बच्चे का इलाज कर देती है और वो बच्चा एकदम ठीक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। गैरी इस सब को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेटर ऑन गैरी की ये रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है और मीडिया में हर तरफ एलिस के इन मेरिकल्स का चर्चा होने लगता है। इस फैलती हुई खबर को देखते हुए कैथोलिक चर्च की तरफ से मोनसिग्नोर डेलगार्ड और बिशप गाइल्स को इन क्लेम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है ताकि वो इन मेरिकल्स की तस्दीक करें। अब गैरी एलिस से दोस्ती कर लेता है और उसका इंटरव्यू करने लगता है, जिस दौरान उसे एलिस की बातों से मालूम होता है कि उसकी जिस लेडी से बातचीत होती है वो खुद का नाम मैरी बताती है, जिससे एलिस का ये मानना था कि मैरी एक मजहबी शख्सियत यानी द होली वर्जिन मैरी है। अब गैरी को एक अजीब सी दिखने वाली एंटिटी के बारे में नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिसमें वो एक डार्क सी नदी को देखता है और दूसरी तरफ एक घर होता है। वो इविल सी दिखने वाली फिगर इसकी तरफ आती है और करीब आने पर गैरी का ख्वाब टूट जाता है।
अब इन नाइटमेयर्स को लेकर गैरी को उस मैरी नामी लेडी के बारे में डाउट होने लगता है और जगह जगह पर उसे वो फिगर दिखाई देने लगती है। अगले दिन चर्च में प्रेयर्स के दौरान फादर हैगन को अचानक से सीने में शदीद दर्द होने लगता है। करीब ही मौजूद एलिस अपने अंकल हैगन के सीने पर हाथ रखकर प्रे करती है और एकदम से उनका दर्द गायब हो जाता है। और पिछले मेरिकल्स की तरह इस बार भी वो इसका क्रेडिट वर्जिन मैरी को देती है और यहाँ फादर हैगन को भी इस मामले पर शक होने लगता है क्योंकि एलिस की इस प्रेयर के दौरान फादर हैगन ने एलिस के पीछे एक बहुत ही भद्दी फिगर को देखा था। इस टाउन की फिजिशियन नटैली से इन्हें मालूम होता है कि फादर हैगन की एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है और इनके लंग्स में फैला हुआ इन्फेक्शन भी अब खत्म हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से था। दूसरी तरफ चर्च में फादर हैगन को कुछ कागजात मिलते हैं जिनसे साफ साबित हो रहा था कि एलिस की जिस लेडी से बातचीत होती है वो असल में वर्जिन मैरी नहीं है, बल्कि वो उस औरत की इविल स्पिरिट है जिसे हमने मूवी की ओपनिंग में मरते देखा था। फादर हैगन का शक अब यकीन में बदल जाता है और वो ये सबूत अब दूसरों तक भी पहुंचाना चाहता था, मगर इससे पहले इविल मैरी फादर हैगन पर हमला कर देती है और अगले दिन उनकी डेड बॉडी चर्च में लटकती हुई मिलती है जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी और सबको ये लगता है कि फादर हैगन ने खुदकुशी कर ली है। बिशप गाइल्स गैरी को कन्विंस करता है कि हमें फादर हैगन की इस खुदकुशी की बात को छुपाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो चर्च की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और वर्जिन मैरी की मौजूदगी भी दागदार होगी, क्योंकि अभी तक वो उस लेडी को वर्जिन मैरी ही मान रहे थे। जिसके बाद फादर हैगन की मौत को एक हादसा करार दे दिया जाता है। इसी रात होता यह है कि गैरी एलिस के एक दिन पहले के इंटरव्यू क्लिप्स को एडिट कर रहा होता है जिसमें एलिस की उस एंटिटी से बात हो रही होती है। गैरी इस फुटेज में कुछ अजीब सी हरकत पर गौर करता है और गौर करने पर उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जिसे वो अपने नाइटमेयर्स में देखा करता है। जिसके बाद गैरी को उस लेडी पर और ज्यादा शक होने लगता है। अगले दिन फादर हैगन के फनरल के दौरान गैरी टाउन की फिजिशियन नटैली को साथ लेकर इस लेडी के बारे में सुराग ढूंढने के लिए चर्च की बेसमेंट में जाता है, जहां उनके हाथ भी वही कागजात लगते हैं जो फादर हैगन को मिले थे, जिनमें उसी औरत की मौत के बारे में बताया गया था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा है। इस औरत का नाम मैरी एलनोर था, जिसने अपनी स्पिरिट शैतान को बेच दी थी ताकि कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी और ताकत हासिल कर सके। अब उसकी इविल स्पिरिट एलिस से इसलिए कम्युनिकेट कर पा रही थी क्योंकि एलिस उसी की नस्ल में से थी। उसने एलिस को मिरेकल्स परफॉर्म करने की ताकत दी थी ताकि वो दूसरों की सोल्स को इसके हवाले करने पर उमादा कर सके और इन रिटर्न आगे वो इनकी सोल्स को शैतान को देना चाहती थी। गैरी और नटैली को यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और देखने पर वहाँ वही इविल मैरी होती है जो इन पर हमला करती है, लेकिन वो दोनों बेसमेंट से बच निकलने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद वो दोनों ये सबूत लेकर बिशप गाइल्स के पास जाते हैं। गैरी उसे ये कागजात दिखाता है, मगर गैरी और डेलगार्ड दोनों इस बात से चौंकते हैं कि बिशप गाइल्स को इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि इन मेरिकल्स ने बहुत से लोगों को चर्च की तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, इसलिए गाइल्स ने इस बात को सीक्रेट ही रखा। वो गैरी को वार्न करते हुए ये भी कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की भी तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारी रेप्यूटेशन पहले से ही खराब है। अब दूसरी तरफ एलिस, जो कि मैरी के असली चेहरे से बिल्कुल नावाकिफ है, उस खौफनाक दरख्त के पास एक सर्विस मुनक्किद करवाती है जिसे वो पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट भी करने वाली थी। डेलगार्ड उन्हें वार्न करता है कि ये एक सैटेनिक रिचुअल है, जो कोई भी इस रिचुअल में मैरी के सामने झुकेगा तो उसकी सोल सीधा हेल में जाएगी। और जैसा कि ये रिचुअल पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होने वाला है तो इस खतरे का पैमाना भी बहुत बड़ा है। डेलगार्ड गैरी और नटैली के साथ मिलकर चर्च में एक रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश करता है ताकि वो इविल मैरी को रोक सकें, मगर इसी रिचुअल के दौरान मैरी वहां आ जाती है और जलते हुए क्रॉस से कुचलकर डेलगार्ड को मार डालती है। गैरी और नटैली वहां से भागकर सर्विस की जगह की तरफ जाते हैं जहां सर्विस शुरू हो चुकी थी। मैरी अब सब लोगों के सामने आती है और इन सबको मैरी के सामने 3 दफा झुकने का कहती है। उसकी आंखें एकदम बदल चुकी थी, जैसे मैरी उसे कंट्रोल कर रही थी। सर्विस में मौजूद लोग इसकी बात मानते हुए मैरी के सामने प्लेज करने लगते हैं, मगर इसी दौरान गैरी और नटैली उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं
क्योंकि गैरी ये दावा करता है कि एलिस ने जितने भी मिरेकल्स परफॉर्म किए थे वो सब मेरे लिए मन घड़त झूठी कहानी बनाने के लिए थे। वो सभी मिरेकल्स एक धोखे के अलावा और कुछ नहीं थे, जो कि एक प्लेसिबो इफेक्ट का नतीजा थे। वहाँ मौजूद सब लोग इस बात पर भड़क जाते हैं। नटैली भी साइन लैंग्वेज के जरिए एलिस से इस सर्विस को रोकने का कहती है, मगर इसके पीछे ही मौजूद मैरी की स्पिरिट इसे धमकी देती है कि अगर उसने सर्विस को रोका तो वो पहले जैसी गूंगी बहरी एलिस बन जाएगी। मैरी की इस बात से एलिस को उसकी असलियत का अंदाजा हो जाता है, जिस पर वो सबके सामने ये कंफर्म कर देती है कि वो सब के सब मिरेकल्स झूठे थे। एलिस के यही कहने की देर थी कि पीछे उस खौफनाक दरख्त में आग भड़क उठती है। सर्विस में आए सब लोग पैनिक में आकर वहां से भागने लगते हैं और देखते ही देखते उस जलते हुए दरख्त में से मैरी निकलती है और बिशप गाइल्स के सीने पे हाथ रखकर उसे राख का ढेर बना देती है, जिसके बाद वो गैरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर एलिस आगे आते हुए खुद की जान देकर गैरी को बचा लेती है और एलिस के मरने से मैरी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एलिस की वजह से ही लिविंग वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। एलिस की मौत पर दुखी गैरी उसकी जिंदगी के लिए ऊपर वाले से भीख मांगता है और कुछ ही देर में वो देखता है कि एलिस फिर से जिंदा हो चुकी है, मगर इस बार वो पहले वाली गूंगी बहरी एलिस थी। इसके अलावा और जितने भी लोगों को एलिस ने सेहतयाब किया था वो सब अपनी पहले की हालत में वापस आ जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में एलिस, गैरी और नटैली फादर हैगन की कब्र पर उनके लिए प्रे करके वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि चर्च के अंदर मौजूद वर्जिन मैरी का स्टैचू खून के आंसू रोने लगता है। मूवी में हमने देखा कि हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए कि हम किसके आगे झुक रहे हैं। क्या वो एक होली फिगर है भी या वो अनहोली है जो हमारा बुरा चाहती है। हमें गैरी की साइड से भी सबक मिलता है कि कैसे उसने अपने कैरियर की खातिर दूसरों की तरह आंख बंद करके यकीन नहीं कर लिया, बल्कि उसके असली चेहरे तक पहुंचा और दूसरों को भी इसकी सच्चाई से आगाह किया, और कैसे उसने अपनी दागदार रेपुटेशन को यूज करते हुए लोगों को गलती से रोक लिया। एंड ऑफ कोर्स फादर हैगन को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनसे हमें ये सीखने को मिला कि सिगरेट स्मोकिंग हमेशा मौत के रास्ते की तरफ ले जाती है, यहाँ तक कि वो एक बार पूरी तरह से ठीक भी हो चुके थे। एनीवेज, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो यकीनन वीडियो पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि वो भी देख सकें। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसलिए भी बुरा लगता है भाई, आप लोग भी दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते। कोई तरीका है भीख मांगने का? वीडियो के नीचे अच्छे से कमेंट्स करो और इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।